हेलो स्टूडेंट्स, अपन आज थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो इतना सेकंड पार्ट था थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन देखी थी। जैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर देखी थी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और हीट ऑफ कंबक्शन रिएक्शन। तो इन जो हीट ऑफ रिएक्शन थी, ये जो हीट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अपन ने टेम्परेचर को जनरली कांस्टेंट ले लिया था, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अपन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ज्ञात करेंगे। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन अपन ने देखा था, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया में क्रिया कारकों की मोलर सांद्रताओं को पूर्ण रूप से उत्पाद में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो अपनी कहलाती है, उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया वो कहलाती है अपनी एक अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन अपना क्या कहलाता है? हीट ऑफ रिएक्शन। तो इस हीट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन करेंगे अपन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए, अपन ने जब थर्मोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पढ़ा था कि स्थिर ताप और स्थिर आयतन पर जो अवशोषित ऊष्मा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो स्थिर दाब पर तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा QP ये होती है डेल्टा H, यानी चेंज इन एंथैल्पी। और इसी प्रकार QV एट हीट एब्जॉर्ब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये अपन ने जो थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब देखा था, जब अपन ने इसकी हीट कैपेसिटी वाला पोर्शन पढ़ा था। तो जो QP है वो डेल्टा H के बराबर होता है और QV है वो डेल्टा E के बराबर होता है। अब अपन जैसे फर्स्ट वाला लेके चलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अपने पास आ गया QP इक्वल टू डेल्टा H। H इक्वल टू क्या होता है? अपन ने देखा था H इक्वल टू एंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो एंथैल्पी होती है वो कुल ऊर्जा के बराबर होती है, जिसका मान आंतरिक ऊर्जा और कार्य आयतन ऊर्जा के बराबर होता है। अब इसको अपन डेल के रूप में यानी चेंज के रूप में लिखेंगे। और एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको अपन कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म में चेंज के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ डेल्टा H आ गया, डेल्टा E आ गया, P कांस्टेंट है तो डेल्टा V आ गया। इसे दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। इस समीकरण नंबर 3 के अंदर अपन 1 और 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आएगा QP इक्वल टू QV, डेल्टा H की जगह QP रख दिया, डेल्टा E की जगह QV रख दिया, इक्वल टू P डेल्टा V। QV को अपन ने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो इसका साइन प्लस से माइनस हो गया, तो QP माइनस QV इक्वल टू P डेल्टा V। ये अपने पास 4 नंबर इक्वेशन आ गई। ये जो 4 नंबर इक्वेशन है ये हर केमिकल प्रोसेस पे जो स्थिर आयतन और स्थिर दाब पर हो रहा है उसकी अभिक्रिया ऊष्माओं के मध्य एक संबंध बताता है। यानी स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा और स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का अंतर है वो P डेल्टा V के बराबर होता है। अब इसके अंदर अपन अलग अलग केसेस लेंगे। जनरली ये इक्वेशन है वो सभी केमिकल प्रोसेस पे लागू होती है, यानी लिक्विड, ठोस, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस पे। तो अपन जो इसकी देखेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ लागू हो रहा है, वैलिडिटी कहाँ कहाँ है इसकी, कहाँ कहाँ नहीं है। तो अपन ने इसमें फर्स्ट केस लिया है कि ये सॉलिड और लिक्विड सिस्टम के लिए। जनरली जो सॉलिड और लिक्विड सिस्टम होते हैं उनका क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ठोस और गैसियस अवस्थाओं में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए लगभग आयतन क्या होता है? स्थिर होता है। आयतन में चेंज बहुत ही कम होता है। तो जो आयतन है उसका मान क्या आएगा? डेल्टा V में कोई चेंज नहीं हुआ, सॉरी V के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसका अंतर यानी डेल्टा V वो कितना आ गया? 0। यानी वॉल्यूम फिक्स है तो अपने पास उसके अंदर डिफरेंस कितना आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया? 0। ये यहाँ पे लिक्विड सिस्टम है, सॉरी ये यहाँ ठोस एवं लिक्विड अवस्थाओं में। तो ठोस एवं द्रव्य अवस्थाओं में होने वाली अभिक्रियाओं का आयतन क्या होता है? स्थिर होता है। तो ये केस फर्स्ट में लिया अपन ने डेल्टा V0। इस डेल्टा V0 को अपन यहाँ पुट करेंगे 4 नंबर इक्वेशन पे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? QP इक्वल टू QV, समीकरण नंबर 5। अर्थात इनमें QP व QV के मान समान होते हैं ठोसों और द्रवों के लिए। फिर अपन केस सेकंड लेंगे गैसियस रिएक्शन में। गैसियस रिएक्शन में क्या होता है? आयतन बहुत अधिक होता है और इसके अंदर परिवर्तन हो सकता है। ना तो आयतन फिक्स रहता है और इसमें अंदर चेंज हो सकता है। अब जनरली अपन मानेंगे, एक सपोज करेंगे एक रिएक्शन है, A गैसियस मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है B गैसियस मॉलिक्यूल में, यानी A यहाँ रिएक्टेंट है और B यहाँ प्रोडक्ट है। दोनों ही क्या है? अपने गैसियस मॉलिक्यूल है, क्योंकि अपन स्टडी कर रहे हैं गैसियस सिस्टम की। पहले अपन ने लिक्विड और सॉलिड सिस्टम की थी। मान लिए कि जो अपना A रिएक्टेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स NR है,
क्योंकि रिएक्टेंट है, और बी जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं अपने पास NP, यानी NR मोल ए के NR मोल, मतलब NR मोल गैस ए के NP मोल गैस बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यदि ए व बी दोनों ही आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यानी ये भी अपने पास आदर्श गैस है और ये भी एक तरफ से आदर्श गैस है, तो आदर्श गैस की जो स्टेट इक्वेशन थी PV इक्वल टू NRT, उसको अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए लागू करेंगे। तो PVR इक्वल टू NRRT और PVP इक्वल टू NPRT। जो 6 नंबर इक्वेशन है ये अपने रिएक्टेंट के लिए लागू कर ली, और जो अपने 7 नंबर इक्वेशन है वो प्रोडक्ट यानी गैस बी के लिए लागू कर ली, दोनों को इक्वेशन दे दी। अब अपन क्या करेंगे, इनको अंतर निकालेंगे। तो अंतर हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो अपन इक्वेशन 7 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। P को इसमें अपन ने कॉमन ले लिया तो VP माइनस VR हो गया, और इधर RT कॉमन आ गया तो अंदर बच गया NP माइनस NR। जो अपने पास VP माइनस VR है यानी वॉल्यूम में चेंज, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज, डेल्टा V लिख दिया। यहाँ NP माइनस NR है यानी नंबर ऑफ मोल्स में चेंज, जो गैस ली है अपन ने उसमें प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, यानी उसमें कितना चेंज आ रहा है, इसको अपन ने डेल्टा NG/RT कर दिया। अब अपने पास P डेल्टा V की वैल्यू आ गई डेल्टा NG/RT। इस P डेल्टा V को अपन जो अपनी इक्वेशन नंबर 4 थी पहले वाली, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ गया, QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG/RT। ये इक्वेशन क्या होगी, गैसियस सिस्टम पे लागू होगी, क्योंकि गैसियस सिस्टम के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम है, निश्चित नहीं होता है, उसका मान में बहुत अधिक चेंज हो सकता है या थोड़ा कम चेंज हो सकता है। तो अपन डेल्टा V यानी वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए वॉल्यूम की टर्म को अपन ने और नंबर ऑफ मोल्स की टर्म के अंदर चेंज कर लिया। अब इसमें फिर से अलग अलग स्थितियाँ बनती कि NG की वैल्यू क्या होगी। तो स्थिति फर्स्ट देखेंगे अपन, यदि गैसीय अभिक्रिया में क्रियाकारक व उत्पादों के मोलों की संख्या समान है, यानी जितने क्रियाकारक के मोल भाग ले रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट के या उत्पाद के मोल अपन को प्राप्त है, यानी NP इक्वल टू NR है। तो NP इक्वल टू NR होने के कारण अपने पास डेल्टा NG क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा NG क्या होगा, 0 होते हैं अपने पास QP इक्वल टू QV, यानी वो गैसीय अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या समान है उनके लिए भी QP बराबर QV आएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल लिया है, N2 गैस प्लस O2 गैस मिलके 2NO गैस बना रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, तो रिएक्टेंट के टोटल 2 मोल हो गए और प्रोडक्ट के 2 मोल बन रहे हैं। तो इसके लिए डेल्टा NG निकालेंगे, NP माइनस NR यानी 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इन अभिक्रियाओं के लिए QP माइनस और QP बराबर QV आ गया, यानी वो अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारक व उत्पादों के मोलों की संख्या समान होती है उनके लिए भी QP बराबर QV होता है, जैसा कि अपने सॉलिड और लिक्विड सिस्टम के लिए था। यानी सिर्फ वही अभिक्रियाएं जिनके अंदर गैसीय क्रियाकारकों के मोलों की संख्या में अंतर होता है वही क्या होती है, प्रेशर से इफ़ेक्ट करती है। अब अपन इसमें दूसरी स्थिति सेकंड लेंगे कि यदि नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं रिएक्टेंट के कम है। अब देखिए यदि प्रोडक्ट के ज़्यादा है तो अपन जो डेल्टा N लेते हैं वो क्या होता है अपना NP माइनस NR होता है। प्रोडक्ट के मोल अपने पास ज़्यादा है रिएक्टेंट के कम है, तो ये जो डेल्टा NG है ये इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा NG इक्वल टू पॉजिटिव। अब ये डेल्टा NG हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि कुछ वैल्यू जुड़ रही है QV में, तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होएगी। इसका मतलब अपने पास QP है वो मान हमेशा ज़्यादा आएगा QV से, क्योंकि ये पॉजिटिव होने के कारण ये पूरा टर्म क्या हो गया पॉजिटिव, R और T कांस्टेंट है, तो ये पॉजिटिव है, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू इसमें ऐड हो रही है, तो जो बनने वाला QP है वो हमेशा ज़्यादा होगा, यानी QP ग्रेटर देन QV आ जाएगा इन अभिक्रियाओं के लिए। जनरली इसका एग्जांपल दे दिया गया है PCl5 गैसियस चेंज हो रहे हैं PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैस में, तो इसके लिए डेल्टा NG कितना होगा, यहाँ PCl5 का 1 मोल है जबकि यहाँ 1 मोल इसका है और 1 मोल इसका, तो इसके टोटल 2 मोल है, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोलों की संख्या कितनी है, ज़्यादा है। तो 1 और 1 2, NP माइनस NR 1 इक्वल टू कितना आ गया 1, और जो हमेशा 0 से ज़्यादा है।
यानी प्रोडक्ट के मोलों की संख्या रिएक्टेंट के मोलों की संख्या से ज़्यादा है, उस स्थिति में QP ग्रेटर देन QV। इसका मतलब हो गया कि स्थिर दाब पर जो अभिक्रिया ऊष्मा है उसका मान स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा से अधिक होगा। फिर स्थिति 3 आती है कि यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है जबकि रिएक्टेंट के ज़्यादा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रोडक्ट के कम है, यानी जो अपना डेल्टा Ng है उसमें Np का मान कम है, Nr का मान कम है, तो डेल्टा Ng क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये Np की वैल्यू कम है, Nr ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो अपने पास नेगेटिव राशि प्राप्त होगी, तो डेल्टा Ng का मान नेगेटिव होगा। यानी ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव, यानी Q, तो ये पूरा मान क्या हो गया, नेगेटिव, यानी यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आ गया, तो यानी QV में से कुछ वैल्यू घट रही है, तब अपने पास QP प्राप्त हो रहा है। यानी जो QP है उसका मान हमेशा कम होगा QV से। QV जितना है उसमें से कुछ मान घटने पे अपने पास QP आ रहा है, तो QP क्या होगा, हमेशा ही QV से कम होगा, यानी QP लेस देन होगा QV से। तो इसके लिए एग्जांपल लिया गया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस मिलके 2NH3 बना रहे हैं। यहाँ प्रोडक्ट के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट के 3 मोल ये और 1 मोल ये, 4 मोल हैं। तो डेल्टा Ng क्या होगा, Np यानी 2 माइनस Nr यानी 4 इक्वल टू -2, यानी डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 आएगी, यानी नेगेटिव आएगी। तो इसमें रिपीट करेंगे तो QP लेस देन QV, इसका मतलब हो गया कि स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा से कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे QP ग्रेटर देन QV, यहाँ QP लेस देन QV। ठीक है, जब गैसियस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के चेंज हो रहे हैं, यदि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो अपने पास डेल QP इक्वल टू QV आ रहा है, और जब लिक्विड और सॉलिड सिस्टम है तब भी अपने पास QP और QV आ रहा है। यानी सिर्फ दाब और आयतन का प्रभाव उन्हीं अभिक्रियाओं पे होता है जिन अभिक्रियाओं में गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या में अंतर हो, यानी लिक्विड और सॉलिड तथा वो अभिक्रियाएं जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल की संख्या में अंतर नहीं है, वो अभिक्रियाएं दाब और आयतन से प्रभावित नहीं होती हैं। यही अपन ने जब हीट ऑफ रिएक्शन के अपन ने फैक्टर पढ़े थे, इफेक्टिंग फैक्टर, तब भी अपन ने देखा था कि कौन से कारक हीट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें अपन ने एक तो देखा था इनकी फिजिकल स्टेट, देखा था ताप, तीसरा देखा था दाब और आयतन। इसमें अपन ने यही कहा था कि केवल ठोस और द्रव की अभिक्रियाओं के अंदर दाब से प्रभावित नहीं होती है ठोस और द्रव की अभिक्रिया, केवल वे गैसियस अभिक्रियाएं ही दाब से प्रभावित होती हैं जिनके दाब से परिवर्तन इनका आयतन नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो, यानी जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें अंतर आए, वही गैसियस अभिक्रियाएं होती हैं वो दाब और आयतन से प्रभावित होती हैं। इसकी जो प्रॉपर व्याख्या है वो लीच-शैटलियर नियम के द्वारा की जाती है, जिसकी स्टडी अपन इसकी 3rd यूनिट जो अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम है उसमें करेंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन था हीट ऑफ रिएक्शन का, उसी को अपन ने यहाँ पे डिराइव करके बताया है कि किस तरह से ताप और दाब है वो इसे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड सिस्टम के लिए QP बराबर QV आएगा, और गैसियस सिस्टम में वो जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स सेम है उनके लिए भी QP बराबर QV आएगा, लेकिन सिर्फ वो अभिक्रियाएं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स में चेंज हो रहा है उनके लिए QP और QV के अंदर अंतर आएगा। ओके, थैंक यू।